हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज भी हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी की जो महामैराथन सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आपकी 8 से 10 लेक्चर लगने वाले हैं। इस सीरीज के 2 लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आज का ये लेक्चर जो है बच्चों कल आना था, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। कल किसी भी कारण बस ये सीरीज आपके लिए नहीं आ पाई, कल लेक्चर नहीं आ पाया, इसके मैं क्षमा चाहता हूँ, आप लोगों का दिल से माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आज आपको मिल रहा है तो आपको कंटिन्यू मिलेगा। कल किसी की प्रॉब्लम की वजह से, पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए तो इसके लिए मैं आपसे फिर क्षमा चाहता हूं। और बच्चों इस सीरीज के अंदर मैं आपको बता दूं, कई सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर क्या इस सीरीज से हमें बोर्ड में क्वेश्चन फंसेंगे। तो बच्चों आप लोगों को इससे ज़्यादा भरोसा दिलाने के लिए मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा, आपके पास अगर प्रीवियस ईयर के पेपर रखे हों, क्या हो, प्रीवियस ईयर के पेपर हों जिनको आप क्वेश्चन पेपर भी कहते हो, यानी कि अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर या प्रीवियस ईयर के बोर्ड पेपर, ठीक है, कुछ भी रखा हुआ है या फिर मॉडल पेपर है, वहां पर आप किसी पेपर को खोलिए और इस सीरीज के सारे लेक्चर देखने के बाद या फिर आप लोगों ने जितने भी लेक्चर देख लिए, अगर उनमें से इसमें से क्वेश्चन नहीं मिलते तो आप मेरे पास कमेंट करना कि सर हमें यहाँ के क्वेश्चन नहीं मिलते। अगर आपको मिलते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि इस सीरीज से बोर्ड में भी क्वेश्चन फंसने वाले हैं। मैं कहता हूँ आप जिस टाइम में सीरीज के 8 से 9 लेक्चर या फिर 10 लेक्चर जो होंगे पूरे लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो आप बायोलॉजी का जब पेपर उठाएंगे तो आपको पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं लगने वाला है जो आपने ना पढ़ा हो। बेशक आपको याद ना हो मैंने पढ़ाया है वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने ना पढ़ा हो। तो इसीलिए मैं कहता हूं आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर एक दो क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ भी जाते हैं पेपर में जो नहीं पढ़ाए हैं, तो आपको मैं रेगुलर क्लासेस भी दे रहा हूं, सीरीज के अलावा भी दे रहा हूं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक भी अलग से पढ़ा रहा हूं, तो उनको भी पढ़ाता रहूँगा, वहाँ पर आपके कवर अप हो जाएंगे। यानी कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री की आपको टेंशन नहीं लेनी है। साथ ही साथ फिजिक्स के भी हमारे साथ एक टीचर जुड़ने वाले हैं, वो आपको फिजिक्स में अच्छे से गाइड कर पाएंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पढ़ाना किसी के लिए मुश्किल बात होती है, तो वो फिजिक्स भी आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जल्दी फिजिक्स की क्लासेस भी शुरू होने वाली हैं। तो इसीलिए मैं बायोलॉजी का जो कवर कर रहा हूँ, इस बायोलॉजी को आपको ध्यान से समझ लेना है। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है। और कई सारे बच्चों ने कमेंट किया था कि सर हमारा अर्धवार्षिक एग्जाम हो रहा है, क्योंकि बच्चे जिन बच्चों का अर्धवार्षिक एग्जाम हो रहा है, तो मैं बता रहा हूँ कि 1 से 4 नंबर तक जो सीरीज में रहेंगे लेक्चर, वहाँ तक के अर्धवार्षिक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि ये सीरीज जो है, इस लेक्चर जो है, इस लेक्चर के भी अर्धवार्षिक में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अर्धवार्षिक जो एग्जाम होता है उसमें फुल सिलेबस के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप बिना समय को वेस्ट किए सीधे सब कुछ पढ़ लेते हैं। इससे पिछले वाला जो लेक्चर था उसमें हमने सबसे मोस्टली अगर की बात करें तो हमने पढ़े थे मेंडल के नियम, यानी कि बच्चों मेंडल के नियम। अब बच्चों मेंडल जो थे उन्होंने अपने 3 नियम दिए थे। क्या नियम दिए थे? 3 नियम थे। पहला नियम था उनका प्रभाविता का नियम, एक था प्रभाविता का नियम, एक दूसरा बच्चों हमारा था पृथक्करण का नियम, एक बच्चों हमारा तीसरा जो था स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम। क्या था? स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम। यानी कि 3 नियम थे। देखिए स्वतंत्र अभिव्यवन का नियम जो है वो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, इसको मैं सिर्फ एक वीडियो में इसको अलग से पढ़ाऊंगा, इसमें 8 से 10 मिनट लगेंगे। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम हमने समझा दिया, क्योंकि ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इनको एक पढ़ाने से आपके समझ में नहीं आता, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड थे, हमने इसीलिए आपको प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों पढ़ा दिए हैं। अब एक क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि मेंडल के नियम के अपवाद क्या है। कोई एक मेंडल के नियम का अपवाद लिखिए, तो वो भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेंगे कि मेंडल के नियम के अपवाद क्या है। तो देखिए बच्चों मेंडल के नियम का जो एक अपवाद है वो है अपूर्ण प्रभाविता का नियम। कौन सा है? अपूर्ण प्रभाविता का नियम। देखिए इसमें क्या होता है, इसकी परिभाषा पढ़ने से पहले मैं एक बात समझ लेते हैं। देखिए मेंडल का प्रथम नियम मैंने आपको पढ़ाया था, वो इसमें कहा गया था कैपिटल टी और स्मॉल टी में अगर आप क्रॉस कराते हो, संकरण कराते हो, तो इसमें जो संतानें बनती हैं सभी कैसी बनती हैं? 4 बनते हैं। आप इसके बनाकर मैंने आपको अच्छे से पढ़ाए थे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसी चीज़ को जो प्रभाविता पृथक्करण का नियम उसमें आगे बढ़ाया गया था। तो मेंडल के हिसाब से, मेंडल के अनुसार ये दोनों नियम कैसे थे? ये भी लंबा था, तो यहाँ पर क्या था? लंबापन प्रभावी था। और यहाँ पर ये वाला पौधा था कैसा? बौना। यानी कि लंबा और बौने को जब मिलाया था मेंडल ने तो देखा था कि लंबापन प्रभावी था। लेकिन जब इसमें संकरण, फिर इसमें दोबारा स्वनिषेचन कराया गया, इसमें दोबारा निषेचन कराया गया, किसमें? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इनमें दोबारा निषेचन बच्चों कराया गया था तो देखिए कुछ इस प्रकार का रिजल्ट आपका आया था।
इसके साथ में, फिर इसके साथ में, इसके साथ, इसके साथ, यानी कि इसने इसके साथ किया तो कैपिटल टी बनाया, इसने इसके साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाया, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसने बनाया स्मॉल टी, यानी कि शुद्ध बौने शुद्ध लंबे और संकर लंबे बनाए। ठीक है, लेकिन अपूर्ण प्रभाविता का नियम क्या कहता है, इन्होंने क्या किया, मेरा विलिस जलापा का एक पौधा चुना, गुलवांस जिसको कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या था, कैक्टलार, ठीक है, यानी कि लाल पुष्प वाले पौधे और सफेद पुष्प वाले पौधों में संकरण कराया। तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई उनके मेंडल के अनुसार या तो लाल प्रभावी होता है या सफेद वाला प्रभावी होता, लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पर जो प्रभावी हुआ वो बच्चों गुलाबी हो गया। कैसा हो गया, गुलाबी बन गया। तो इसीलिए इसे कहते हैं मेंडल के नियम का अपवाद। समझ लीजिए, कभी कभी प्रभावी लक्षण का प्रदर्शन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, यानी कि कभी कभी क्या होता है, जो प्रभावी लक्षण होते हैं उनका जो प्रदर्शन है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, तब प्रभावी और अप्रभावी के बीच में बनती। तो जो संतानें बनती हैं, जो भी हमारा नया पौधा बनेगा वो कैसा बनता है, प्रभावी और अप्रभावी के बीच की बनती है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ये मेंडल के नियम का अपवाद है, याद रखना। साथ ही साथ अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने थी, कॉल कॉरेंस ने की थी। कब की थी, सन 1903 में की थी। यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान से समझ लीजिए। देखिए, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अति लघुत्तरी में कि मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, तो आप लिख देंगे सिर्फ अपूर्ण प्रभाविता। अगर पूछा जाता है कि मेंडल के नियम के अपवाद टिप्पणी कीजिए, तब आप इसको लिखेंगे, तब आपको यहाँ तक पूरा लिखना होगा, 2 से 3 नंबर मिलेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है मेंडल के नियम का अपवाद क्या है, तो आप सिर्फ लिख देंगे अपूर्ण प्रभाविता। फिर अगर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाए कि अपूर्ण प्रभाविता की खोज किसने की थी, तो याद रखें कॉल कॉरेंस ने की थी। कब की थी, सन 1903 ईस्वी में की थी। इतने सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, जो कि संभावना है। ठीक है, अब बच्चों इसको समझाया गया है, इसको ध्यान से समझिए। इन्होंने अपने प्रयोग में, मैंने आपको बताया गुलवास, यानी कि मेरा विलिस जलापा, इसका साइंटिफिक नेम है, मेरा विलिस जलापा के पौधे पर किए। इन्होंने लाल पुष्प वाले जिनको कैपिटल आर से इन्होंने दिखाया, सफेद पुष्प वाले पौधे जिनको स्मॉल आर से इन्होंने दिखाया। अब इनमें क्या किया, इनको जो पुष्प वाले पौधे को इससे प्रदर्शित किया, तो F1 पीढ़ी में हमें जो पौधे प्राप्त हुए, इसमें देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर के युग्मक बनाए, उसी तरीके से किया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित हुए। लेकिन यहाँ पर या तो मेंडल के अनुसार या तो शुद्ध लाल होने चाहिए या संकर लाल होने चाहिए थे, या फिर सफेद पौधे जो वाले पुष्प बनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बिल्कुल उल्टा। यहाँ पर जो भी पुष्प बने बच्चों गुलाबी रंग के हो गए। किस कलर के हो गए, गुलाबी कलर के हो गए। याद रखें किस कलर के हुए, गुलाबी। तो अपवाद के में जो इसमें संकर बनते हैं वो कैसे आते हैं, गुलाबी कलर के। अब इन्होंने क्या किया, F1 पीढ़ी में प्राप्त पौधों में स्वपरागण होने पर इन्होंने जो पौधे यहाँ पर प्राप्त किए, इनमें क्या कराया, सेल्फ रेप्लिकेशन कराया, स्वपरागण कराया। अब बच्चों इनमें जब स्वपरागण कराया गया, स्वपरागण किसमें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर जब कराया गया, तो क्या हुआ, कुछ तो शुद्ध लाल बन गए, फिर कुछ तो गुलाबी ही रहे और कुछ शुद्ध सफेद बन गए। ये दोनों एक तरीके से दो इसमें एग्जाम्पल है। इसको मैंने पहले स्मॉल आर कैपिटल आर बना लिया, फिर उसमें से उनमें भी स्वनिषेचन करा दिया, स्वपरागण करा दिया। तो इस चीज को आपको अपूर्ण प्रभाविता का जो नियम है इसे याद रखना है, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया और आगे भी पूछे जाने के चांसेस जो है इसके काफी ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ में आ गया। अगला टॉपिक देखिए, अगला बच्चों हमारा जो टॉपिक है, इट इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप इस पर चाहें तो स्टार लगा लें। और आपको पता है सीरीज में जो भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए यहाँ से क्या होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन चाहे भले ना पूछा जाए, लेकिन कई बार मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है इसका सचेत बन कीजिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। लेकिन अगर डायरेक्टली यहाँ से नहीं आते तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि यहाँ से आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम के पेपर में हर साल देखने को मिलता है। तो इसीलिए इस चीज को आपको ध्यान से समझना है। देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं, यानी कि हम जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण करते हैं वो किस प्रकार किया जाता है। आपको पता है कि मनुष्य में हम लोगों के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 को अगर हम बात करें तो यहाँ पर 23 जोड़ी होते हैं। अब यहाँ पर इनको मैंने क्यों बताया, आप कहेंगे तो सर सभी को पता है। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या, कि मनुष्य में सूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या। देखिए, एक चीज इसमें आप इसको विकल्प मत समझना। यहां पर हो सकता है 46 गुणसूत्र आपको दे दे ऑप्शन में, ठीक है, या आपसे कह सकता है वो 23 जोड़ी होते हैं,
23 जोड़ी कह सकता है, या आपको ऐसे देख सकता है 44 प्लस x या फिर x बाई। अब जब x देगा तो यहाँ पर प्योरली मनुष्य में नर की बात करेगा, x बाई देगा तो मादा की बात करेगा। अगर मनुष्य में गुणसूत्रों की पूछ रहा है तो x बाई दोनों दे सकता है। अगर यहाँ पर याद रखा, अगर मनुष्य की सिर्फ नर की पूछेगा तो x देगा, सॉरी x बाई देगा। अगर फीमेल की पूछेगा तो x देगा। ये चीज़ आप याद रख लेना, ठीक है। या फिर आपसे बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि 22 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, सॉरी बच्चों दैहिक गुणसूत्र ये होते हैं, दैहिक गुणसूत्र जो देह का निर्माण, तथा 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र, ठीक है। अब देखिए होता क्या बच्चों, 22 जोड़ी जो होते हैं और 22 दूना होते हैं हमारे 44 ये क्या होते हैं, हमारे दैहिक गुणसूत्र होते हैं जो हमारे देह का निर्माण करते हैं। प्लस इसमें 1 जोड़ी यानी कि 2 लिंग गुणसूत्र जिसमें आपके अगर वो नर है तो x बाई होगा, अगर वो मादा है तो x होगा। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसी चीज़ को समझ लेते हैं, फिर इसमें लिंग निर्धारण कैसे करते हैं वो भी प्रक्रिया हम पूरी समझ लेते हैं। देखिए मनुष्य में लिंग निर्धारण XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। ये बात सही है, मैंने आपको बताया कि 44 होते हैं, इसमें 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, लेकिन जो 22 जोड़ी होते हैं यानी कि जिसको हम 44 गुणसूत्र कहते हैं, ये नर और मादा दोनों में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। इसमें 44 प्लस XX मादा में होंगे, ठीक है, जो कि मैंने बताया। 44 प्लस XY पुरुष में होते हैं, याद रख ले। तो 44 और 2 46, 44 और 2 46 यानी कि टोटल 40 होते हैं। 44 XX है तो वो मादा होगी, 44 XY है तो वो नर होगा, ठीक है। जब होता क्या देखिए 22 प्लस x जब इनके युग्मक बनाएंगे, कैसे बनाएंगे एक बार ये चीज़ भी आप लोग देख लीजिए। देखिए अगर बच्चों 44 प्लस x बाई है, इसके आप जब युग्मक बनाएंगे, देखिए ये कैसे बनेंगे, 22 प्लस x बन जाएंगे, 22 प्लस बाई बन जाएंगे, इस तरीके से बनेंगे हमारे, ठीक है। में मिलाया जाता है तो हमारे क्या बनते हैं, पुरुष। इस तरीके से अगर इनको एक में मिला देंगे तो पुरुष बन जाएगा। अगर XX मिलते हैं तो मादा बनती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसी चीज़ को यहाँ पे समझाया गया। देखिए 44 प्लस XX मादा ली गई, 44 प्लस XY एक पुरुष है, फर्टिलाइजेशन हुआ, इसके हमने युग्मक बना दिए, जो कि मैंने आपको बताया है बनाना मेंडल के नियम वाले चैप्टर में, ठीक है। अब देखिए जब इनमें क्रॉस कराया गया, संकरण कराया गया, तो देखिए क्या हुआ कि 44 प्लस XY इसके साथ मिले, तो 44 x इधर था, x इधर था, 44 बाई दूना 44 प्लस XX बन गया। अब यहाँ से 22 प्लस x ने 22 प्लस बाई के साथ किया तो x बाई हो गया, यानी कि 44 प्लस x बाई हो गया। अब इसने हमारे XX के साथ किया तो आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर देखिए मादा 1 2 बन रहे, नर 1 2 बन रहे हैं, और यहाँ पर मेल और फीमेल अगर फर्टिलाइजेशन करते हैं तो ये चांस रहते हैं कि 50-50%, यानी कि या तो वो पुत्र हो सकता है या फिर पुत्री हो सकती है। लेकिन अब हमारे बोर्ड एग्जाम अगर आपने 2022 या फिर बच्चों 23 इन 2 सन में एक क्वेश्चन आया है बोर्ड एग्जाम में, क्या आया कि ग्रामीण क्षेत्रों में फीमेल यानी कि पुत्री पैदा होने पर महिलाओं को दोष दिया जाता है, क्यों, ये सत्य है या असत्य है। तो आपको पता होना चाहिए यह सत्य है, और क्यों असत्य है तब आपको ये पूरा आरेख यहाँ से आपको बनाकर समझाना होगा, वहाँ पर दिखाना होगा। और वो क्वेश्चन 5 नंबर में था, और 5 नंबर में कुछ नहीं था, हलवा 5 नंबर था। अगर आपने ये लेक्चर पहले देखा होगा, जिन बच्चों ने इस तरीके से समझ लिया होगा, कर दिया होगा, ठीक है। तो आई होप आपको मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बच्चों बात कर लेते हैं जो हमारे पक्षी होते हैं उनमें भी लिंग निर्धारण होता है। देखिए अब बच्चों इसमें बात करते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि जब हम लोग मेल के अंदर, हम अपने लोगों के अंदर लिंग निर्धारण करते हैं तो अगर वो नर होता है और एक मादा होता है, ठीक है। नर में गुणसूत्र कैसे होते हैं, एक्स वायु होते हैं, मादा में कैसे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों, सम युग्मजी। ये कैसे होते हैं बच्चों, सम युग्मजी। लेकिन एक्स वाई कैसा, विषम युग्मजी, विषम युग्मजी। क्यों विषम युग्मजी, समझिए। अगर आप इसके युग्मक बनाते हो इस तरीके से
तो एक तो एक्स आता है, एक तो वाई आता है, ये दोनों क्या समान है? नहीं है, तो इसीलिए इनको कहा जाता है विषम युग्मजी। और अगर आप एक्स एक्स करके इसके युग्मक बनाते हो तब एक एक्स आता है, दूसरा भी एक्स आता है, यानी कि ये दोनों कैसे हैं? आपस में समान है, तो इसीलिए इसको समयुग्मजी कहा जाता है। तो मेल और फीमेल में, मनुष्यों में क्या होता है, जो फीमेल होती, मादा होती, वो हमारी कैसी होती? समयुग्मजी होती है। ठीक है, याद रखना। अब लेकिन जो पक्षी होते हैं उसमें जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। अगर हम इसमें युग्मक जब बनाएंगे तो जेड जेड जो बनेगा और इसमें जो बनाएंगे वो हमारा जेड डब्ल्यू बनेगा। अब बच्चों ये कैसा है? विषम युग्मजी है, विषम युग्मजी। और ये जेड जेड कैसा है बच्चों? समयुग्मजी है, समयुग्मजी है। लेकिन हमारे अंदर क्या था, जो फीमेल थी वो समयुग्मजी होती है, लेकिन पक्षियों में यहाँ पर उल्टा होता है। यहाँ पर जो नर होता है बच्चों वो समयुग्मजी होता है और आपकी जो मादा होती है वो यहाँ पर विषम युग्मजी होता है। ये चीज याद रखना, ये यहाँ पर अंतर होता है। और यहाँ पर कई सारे बच्चे क्वेश्चन गलत कर देते हैं और ऑब्जेक्टिव में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण जेड जेड और जेड डब्ल्यू प्रकार का होता है। ठीक है, पक्षियों में नर समयुग्मजी, देखिए याद रख लेना, पक्षियों में जो नर होता है वो समयुग्मजी होता है, यानी कि जिसमें क्या होते हैं हमारे जेड जेड प्रकार का होता है। लेकिन मादा जो होता है विषम युग्मजी होता है, यानी कि जिसमें हमारे जेड डब्ल्यू होते हैं। ठीक है बच्चों, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि पक्षियों में जो नर होता है बहुत समयुग्मजी होता है और मादा जो होती है वो विषम युग्मजी होती है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिखाया गया है। अब सेम उसी प्रकार से कंडीशन है, 50% नर इसमें भी बनते हैं, 50% मादा इसमें भी बनते हैं। ये चीज आप लोग याद रख लेना, देख लेना, इसको चित्र को आप एक बार देख लीजिए, जो कि यहाँ पर सेम उसी तरीके से करना है। सिर्फ यहाँ पर नर में XX है और एक जेड जेड है और मादा में जेड डब्ल्यू है। हमारे यहाँ पर XX होता है, XX मादा में होता है और XY नर में होता है। ये चीज आप याद रख लेना, यहाँ से इतना कंप्रिहेंशन पूछा जा सकता है और आप वहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। ठीक है, अब बच्चों अब हम बात कर लेते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण जो होता है किस प्रकार से होता है। तो हमारे जो भी लिंग निर्धारण से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। देखिए बच्चों अब हम बात करते हैं मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण। और बच्चों जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण और आपके जो पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है, इस पर हम एक डिफरेंट वीडियो बना देंगे, यानी कि जिसमें हम इन दोनों का कंपेरिजन करके, यानी कि हाउ टू डिफरेंट बिटवीन नर में लिंग निर्धारण कैसे, मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं और पक्षियों में लिंग निर्धारण करते हैं, इस पर मैं एक वीडियो बना दूंगा। इनमें क्या अंतर होता है वहां से आपको और भी क्लियर हो जाएगा, जिसके लिए एक शॉर्ट वीडियो लाना पड़ेगा हमें। अब बच्चों जो मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण होता है ये बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा अलग प्रक्रिया चलती है, इसको आपको समझना होगा, ध्यान से यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बना के रखना। देखिए इसमें लिखा गया कि मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 32 होती है, यानी कि 32 होती है, किंतु ड्रोन यानी कि जिसको ड्रोन कहते हैं वही नर होता है। नर को क्या कहते हैं? ड्रोन। मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या 16 होती है। देखिए जो हमारा ड्रोन होता है, वैसे तो मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या, यहाँ पर आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुमक्खियों में गुणसूत्रों की संख्या होती है तो आप वहां पर 32 लगाएंगे। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मधुमक्खियों में जो गुणसूत्र होते हैं ड्रोन मधुमक्खी के अंदर कितने होते हैं या फिर नर मधुमक्खी के अंदर कितने होते हैं, तो वो आपके 16 होते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ठीक है, होता क्या है समझिए ध्यान से। श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी निषेचित अंडे से बनती है। जो आपकी श्रमिक मधुमक्खी होती है और एक रानी मधुमक्खी होती है जो एक छत्ते में सिर्फ एक होती है, वो क्या होती है? निषेचित अंडे बनती है। जो निषेचित अंडा होता है फर्टिलाइज्ड एग होता है, उससे बनती है। जबकि ड्रोन यानी कि नर मधुमक्खी अनिषेचित अंडे से बनती। इसकी प्रक्रिया क्या होती है समझिए। देखिए बच्चों एक कोई श्रमिक या रानी मधुमक्खी थी जिसके पास 32 गुणसूत्र होते हैं। इसमें मियोसिस यानी कि अर्धसूत्रीय विभाजन हुआ, इसका युग्मक बना। अब इसमें से ड्रोन जो मधुमक्खी होती है उसने समयुग्मी विभाजन किया और इसमें इनमें क्या हुआ? निषेचन हुआ। इसमें जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ? एक 32 कोष की जो है रानी या मधुमक्खी बनी, रानी या फिर श्रमिक मधुमक्खी बन जाती। किससे? इसी से।
जब निषेचन हुआ। लेकिन बच्चों क्या हुआ कि जो आपका ड्रोन बनता है, एक जो रानी मधुमक्खी थी इसमें जो अनिषेचित हुआ, इसी से डायरेक्टली एक ड्रोन का निर्माण होता है। ये ड्रोन जो है एक अनिषेचित अंडे से बनती है, इसीलिए इसे अनिषेचित अंडे से ड्रोन या नर मधुमक्खी बनती है, जो कि मैंने आपको बता दिया। यानी कि जो नर मधुमक्खी हो या फिर ड्रोन उसको कहते हैं, कैसे बनते हैं? अनिषेचित अंडे से बनते हैं। जबकि रानी या श्रमिक मधुमक्खी जो होती है मेल और फीमेल मधुमक्खी के मिलने से यानी कि निषेचन से बनती है, जबकि ड्रोन अनिषेचन यानी कि निषेचन नहीं होता है, अनिषेचित से बनती है। चीज आपको याद रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इन सभी टॉपिक के हो सकता है तो मैं अगला जो लेक्चर लाऊंगा तो उसमें हो सकता है इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऐड कर लूंगा, एक नोट्स बनवा लूंगा क्वेश्चंस का, वहां पर प्रैक्टिस करवा दूंगा। नहीं तो मैं आपको जब क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव की करवाऊंगा तो वहां पर आपको करवा दूंगा। तो आई होप आपको आज के इस लेक्चर में जो भी मैंने टॉपिक समझा दिए उनमें आपको सभी टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर किसी टॉपिक में किसी भी प्रकार का जरा सा भी अगर डाउट रहता है आपके मन में तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे डाउट पूछ लेना, या डाउट सेक्शन में उसको जाकर टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में। वहां से हम डाउट जो है आपके निकाल कर आपको बता देंगे। अच्छा डाउट होगा, जेन्युइन डाउट होगा तो उसका मैं वीडियो भी बना के दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये सीरीज जिसको भी इसकी आवश्यकता है उसके पास शेयर कर दीजिए।